Welcome back to our law series on the Specific Relief Act 1877. Before starting the lecture, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 23 में देखा था कि कौन लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन आज का लेक्चर उन लोगों के बारे में है जिन्हें कोर्ट साफ इनकार कर देती है। हम पढ़ेंगे सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25, जिन्हें हम द पर्सनल बार्स कहते हैं। ये सेक्शंस बताते हैं कि कब आपका अपना किरदार या आपकी अपनी कमजोरी आपको रिलीफ लेने से रोक देती है। चलिए शुरू करते हैं। जी तो डियर एस्पिरेंट्स, हमारा आज का अहम टॉपिक है सेक्शन 24 एंड 25 फॉर whom contracts cannot be specifically enforced। ये सेक्शंस दरअसल कोर्ट के लिए एक फिल्टर का काम करते हैं। सेक्शन 24 पर्सनल बार्स की बात करता है, यानी प्लेंटिफ की अपनी गलती, और सेक्शन 25 बैड टाइटल की बात करता है। अगर आप एक वकील हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपका क्लाइंट केस हार सकता है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो। इंट्रोडक्शन टू पर्सनल बार्स। याद रखें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक इक्विटेबल रिलीफ है। इक्विटी का एक सुनहरा उसूल है, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। अगर आप खुद साफ सुथरे नहीं हैं या आपने खुद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो कोर्ट आपकी मदद नहीं करेगी। सेक्शन 24 और 25 उन्हीं लोगों की लिस्ट देते हैं जिन्हें कोर्ट नो एंट्री का बोर्ड दिखा देती है। सेक्शन 24 4 कैटेगरीज ऑफ बार्ड पर्सन्स। सेक्शन 24 का निचोड़ है, कोर्ट 4 तरह के लोगों को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगी। 1. वो जो ब्रीच के लिए हर्जाना भी क्लेम नहीं कर सकते। 2. वो जो काम करने के काबिल ना रहे हों या जरूरी शर्त तोड़ दी हो। 3. वो जो पहले ही किसी और रेमेडी यानी हल का इंतखाब कर चुके हों। 4. वो जिन्हें पहले से पता था कि प्रॉपर्टी का कोई और पुराना हकदार मौजूद है। नो राइट टू कॉम्पनसेशन, नो परफॉर्मेंस। अब हम पहला पॉइंट समझाते हैं। अगर आप कानूनन इस काबिल ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर पैसे मांग सके, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं मांग सकते। एग्जाम्पल, ए एक एजेंट है बी का। ए ने बी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उसमें अपने लिए सीक्रेट प्रॉफिट रख लिया। जब बी को पता चला तो उसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। अब ए ना तो हर्जाना मांग सकता है और ना ही कोर्ट से कह सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाएं, क्योंकि ए ने धोखा दिया था। इनकैपेसिटी एंड वायोलेशन ऑफ टर्म्स। यहां पर दो बड़े मसले हैं। इनकैपेसिटी, फर्ज करें एक पेंटर ने पोर्ट्रेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उसका हाथ जख्मी हो गया और वो अब पेंट नहीं कर सकता, वो इनकेपेबल हो गया। एसेंशियल टर्म वायोलेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आपने हर महीने पेमेंट करनी है और आपने 6 महीने से नहीं की, तो आपने एसेंशियल टर्म तोड़ दी। अब आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवा कर दें, क्योंकि गलती आपकी अपनी है। चोजन अनदर रेमेडी। अब हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ रेमेडी की। अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर आपने पहले ही कोई और रास्ता चुन लिया है, तो आप दोबारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने नहीं आ सकते। एग्जाम्पल, अगर आपने पहले ही डैमेजेस यानी पैसे लेने का फैसला कर लिया या कोई और लीगल एक्शन ले लिया जो परफॉर्मेंस के उलट है, तो कोर्ट कहेगी कि आपने अपना रास्ता चुन लिया है, अब वापस मत आइए। नोटिस ऑफ प्रायर सेटलमेंट। ये बात बहुत जरूरी है। अगर ए ने अपनी प्रॉपर्टी पहले ही अपने बच्चों को गिफ्ट यानी सेटलमेंट कर दी थी और आपको इसका पता था यानी नोटिस था, लेकिन फिर भी आपने ए के साथ उस प्रॉपर्टी को खरीदने का सौदा कर लिया, अब आप ए को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको जमीन बेचे, क्योंकि आपको पहले ही पता था कि वो प्रॉपर्टी सेटलमेंट में जा चुकी है। सेक्शन 24 रीटैप। यहां पर सेक्शन 24 की एक क्विक समरी है, इसे अपने दिमाग में बिठा लें। नो राइट टू कॉम्पनसेशन, नो एसपी। इनकेपेबल और वायोलेट टर्म, नो एसपी। रेमेडी ऑलरेडी चोजन, नो एसपी। नोटिस ऑफ प्रायर सेटलमेंट, नो एसपी। ये फ्लोचार्ट आपको एग्जाम्स में पॉइंट वाइज लिखने में मदद करेगा। सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट्स विद नो टाइटल। अब हम आते हैं सेक्शन 25 पर। यह सेक्शन स्पेशली प्रॉपर्टी के टाइटल यानी मलकियत के बारे में है।
ये उन सेलर्स यानी वेंडर्स को रोकता है जो अपना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाना चाहते हैं लेकिन उनका अपना टाइटल कमजोर या जाली है। इसमें 3 बड़े सिनारियोज हैं जिन पर हम अब बात करेंगे। सेलर विद नॉलेज ऑफ नो टाइटल। पहला सिनारियो है बैड फेथ। अगर एक सेलर कॉन्ट्रैक्ट करता है ये जानते हुए कि प्रॉपर्टी उसकी है ही नहीं। एग्जाम्पल, ए को पता है कि जमीन सी की है, लेकिन ए बिना बताए बी के साथ उसे बेचने का सौदा कर लेता है। जब बी को सच पता चलता है और वो मना करता है, तो ए कोर्ट जाकर बी को मजबूर नहीं कर सकता कि जमीन खरीदो, क्योंकि ए ने बदनीयती दिखाई थी। सेलर विदाउट नॉलेज ऑफ नो टाइटल। दूसरा सिनारियो है ऑनेस्ट मिस्टेक। यहां सेलर को लगता था कि टाइटल उसका है, लेकिन बाद में पता चला कि टाइटल क्लियर नहीं है। भले ही सेलर ने धोखा ना दिया हो, लेकिन अगर वो बायर को एक क्लियर टाइटल, यानी बायर कल को किसी और मुसीबत में फंस सकता है, तो कोर्ट सेलर की मदद नहीं करेगी। बायर को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो ऐसी प्रॉपर्टी खरीदे जिस पर कल को कोई और दावा कर दे। प्रायर सेटलमेंट बाय वेंडर। अब हम वापस सेटलमेंट पर आते हैं। अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर दी थी या ट्रस्ट में दे दी थी, तो वो अब उसे बेच नहीं सकता। बायर तो खैर केस कर ही सकता है, लेकिन यहां पर बात हो रही है कि सेलर केस नहीं कर सकता। सेलर कोर्ट से ये नहीं कह सकता कि मुझे बायर से पैसे दिलवाएं, क्योंकि सेलर खुद प्रॉपर्टी का हकदार नहीं रहा। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज हमने देखा कि सेक्शन 24 और 25 शील्ड का काम करते हैं। सेक्शन 24 प्लेंटिफ के किरदार पर फोकस करता है। सेक्शन 25 प्रॉपर्टी के कागजात यानी टाइटल पर फोकस करता है। अगर इनमें से कोई भी मसला है, तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री कभी नहीं देगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इन सेक्शंस को बार बार पढ़ें, क्योंकि ये क्लीन हैंड्स की डॉक्ट्रीन को डिफाइन करते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि इनकेपेबल होने की मजीद एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो नीचे कमेंट करें। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।